स्वागत है आपका यूपी पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं मेंस टेस्ट सीरीज के में उत्तर को कैसे लिखना है, और उसी की श्रृंखला कड़ी में ये हमारा चौथा पेपर है। सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। एथिक्स का पेपर है। यूपी पीसीएस में एथिक्स के पेपर में आप देखिए तो कुछ खास चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। उनके अलावा कुछ खास सेक्शन से 2 या 3 प्रश्न जरूर आते हैं, जैसे सिविल सेवा। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। सिविल सर्विसेज में क्या रोल प्ले करते हैं न्यूट्रलिटी एंड एनोमिटी और ट्रेनिंग, मतलब तटस्थता, अनामता और प्रशिक्षण। दो पूछे हैं और ये 125 शब्दों में लिखना है। इट मीन 70 50 से 60 शब्द इसमें डालने हैं और 50 से 60 शब्द इसमें। अब यहां पर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि लिखेंगे कैसे। दोनों के बारे में लिखना है तो 3 पॉइंट इसमें, 3 लाइन इसमें। हालांकि मेरी बात रहती है कि 4 लाइन से ज़्यादा आप ना लिखें, लेकिन कभी कभी जब 2 प्रश्न शामिल हो जाते हैं तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। क्या है भाई? पॉलिटिकल इम्पेरेटिव, राजनीतिक निष्पक्षता में यह रोल प्ले करता है। फेयरनेस एंड ट्रस्ट और प्रोफेशनल एडवाइस। बस इतना पर्याप्त है जो आप इसमें लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस में आप देखेंगे तो क्या है इंपॉर्टेंस, तो यह अकाउंटेबिलिटी को ठीक करता है, सिविल सर्विसेज के रोल को आइडेंटिफाई करता है और नॉन कंट्रोवर्शियल फंक्शंस को भी चीजें करता है। ये 3 चीजें हैं जो कि आप तटस्थता और अनामता से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो ट्रेनिंग से स्किल डेवलपमेंट होता है, इफेक्टिव आती है, प्रैक्टिकल नॉलेज आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट करना आता है, एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी आती है, नैतिकता और जवाबदेहिता, और क्राइसिस मैनेजमेंट भी आता है। ये थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, जवाबदेहिता, अब थोड़ा काटा नहीं मैं। बस इतनी सारी चीजें हैं, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है और इसके ऊपर कुछ और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। ह्यूमन बिहेवियर में एथिक्स के जो भी आइडियाज और वैल्यूज हैं उनको डेवलप करने में गांधी का क्या रोल है, कहां तक वो सफल रहे या सक्सेस रहे, और उनके बारे में पूछ रहा है। To what extent were Mahatma Gandhi's ideas successful to developing core ideals, values of morality and human behavior? Explain करिए। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को जब आप डील करते हैं ना, तो आपके पास पूरी संभावना रहती है कि आप किस प्रकार इस प्रश्न को लिख रहे हैं अथवा लिख रही हैं। तो ज्यादातर बच्चे महात्मा गांधी के विचारों को लिख जाते हैं। देखिए, नहीं, यहाँ पर विचारों को नहीं लिखना है, यहाँ पर उनकी प्रभावशीलता के बारे में। तो ज्यादातर बच्चे सत्य, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सर्वोदय, ये सब लिखाते। नहीं नहीं, उनका असर क्या रहा तो वो बता रहा है। तो सबसे पहले मूल्यों की स्थापना में, एस्टैब्लिशमेंट वैल्यू में कैसे है, राजनीति में नैतिकता का माध्यम कैसे है, सोशल हार्मोनी का सबसे बड़ा इंडिकेटर कैसे है, और सेल्फ रिलायंस एंड एजुकेशन में इनका, आत्मनिर्भरता में क्या रोल प्ले है, और ड्यूरेबिलिटी और रिलेवेंस में क्या है। बस इतनी सारी चीजें ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के विचार मूल्यों में, राजनीति में, समाज में, आत्मनिर्भर भारत में और स्थायित्व में। कुछ चीजें आपको खुद से, थोड़ा अपने दिमाग से, थोड़ा माइंडसेट को करके लिखनी होती हैं। कोई भी, चाहे गांधी जी के बारे में हो, चाहे नेहरू जी के बारे में हो, या टैगोर के बारे में हो, या अंबेडकर, या बुद्ध, या महावीर, या विवेकानंद, या कबीर। उत्तर प्रदेश में कबीर से, भगवत गीता से, वेद से, पुराण से, रामायण से, महाभारत से एथिक्स के प्रश्न बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार बदलती है तो मनोदशा भी बदलती है, और सरकार के मनोदशा का प्रभाव तो पेपर पर दिखाई पड़ता है। तीसरे प्रश्न को देखिए। एक लोक सेवक सुशासन की स्थापना में जनता की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? हाउ कैन ए पब्लिक सर्वेंट इनहैंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एस्टैब्लिशिंग गुड गवर्नेंस? मतलब सीधे पूछ रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट्स गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने में लोगों की सहायता कैसे ले सकता है। तो अब इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक और भी समस्या देखते हैं
कि आप लोग कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को एक ब्यूरोक्रेट के रूप में देखते ही नहीं कि मैं अगर आईएएस रहता या एसडीएम रहता या डीएम रहता तो मैं शंकराचार्य जो कुंभ मेला में या माघ मेला में जबरिया नहाने की कोशिश कर रहे हैं वहां क्या करता, या फिर संभल में जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अगर वहां का मैं एसएसपी या डिप्टी एसपी रहता तो क्या करता। तो ये थॉट बच्चों में होती नहीं है, वो बस खबरों को पढ़ते हैं। अभी भी बच्चे जो इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं बिहार वाले और आईएएस वाले, तो उनसे मैंने यही पूछता हूं कि अगर तुम वहां रहते तो क्या करते, उनके पास उत्तर नहीं होता, फैक्ट होते हैं। तो यहां भी वो चीजें देखनी है। अब आप खुद सोचिए कि आप एसडीएम की कुर्सी पे हैं और लोगों को सहभागी बनाना है गुड गवर्नेंस के लिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप काम करेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच लेकर के आएंगे। आप ये बताएंगे कि कोई भी आपकी शिकायत है तो वो सुनवाई होगी, एक्टिव पब्लिक हियरिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म, हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। हम सोशल हर योजनाओं की ऑडिट करेंगे, निगरानी करेंगे और उसमें आपकी सहभागिता होगी। आप देख के बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के ये विकास कार्य जो हो रहा है वो उसमें क्या क्या खामियां हैं, आप उसमें शामिल होइए। आप हमें मेल करिए, आप हमें फोन करिए, आप हमें मैसेज करिए, आप हमें स्कैन करके रिपोर्ट दीजिए। डिजिटल गवर्नेंस, आप लोगों के बीच में जाइए, अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को जागरूक करिए कि ये चीजें हो रही हैं, आप भी इसमें शामिल होइए और इस तरह इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग सक्सेसफुल होगी। बट अंतरात्मा पे हाथ रखिए और सोचिए क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी लोग समाजवाद, बहुजनवाद या राष्ट्रवाद के चश्मे से हर चीज को देखते हैं और हर चीज में जाति और धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी निगाह से चीजों को देखते हैं, समझते हैं। जितने भी आरटीआई कार्यकर्ता हैं उसमें 10% ही सही होते हैं, बाकी सब लोग राजनीतिक दलों के हथकंडे या उपकरण या डमी कैंडिडेट के रूप में काम करते हैं। सच्चाई यही है। तो लोगों की स्थापना से सुशासन उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल अभी संभव नहीं है, देखते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र में आ रहा है तो आपको यही लिखना होगा, इसको लिखिए और हंसिए। अगला है आचार संहिता की आवश्यकता महत्ता पर टिप्पणी करते हुए इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें। कमेंट ऑन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोवाइड ए क्रिटिकल रिव्यू। पूछ रहा है आचार संहिता की जरूरत क्या है। तो सीधा सा प्रश्न है, किसी भी एथिक्स की किताब में आपको नोट्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तो आपको पता है कि इंट्रो और कंक्लूजन लिखने की जरूरत है नहीं। आप ये बताएंगे कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये स्टैंडर्ड बिहेवियर का इंडिकेटर है, ये एथिक्स और इंटीग्रिटी का निर्धारक है, ये लीगल कंप्लायंस का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, यह ऑर्गेनाइजेशन को गाइडलाइंस देता है, यह एक चुनाव के टाइम में चुनाव आदर्श संहिता या मॉडल बोर्ड कंडक्ट को प्रस्तुत करता है। रिव्यू की बात करें तो अगर इसको अपडेट नहीं करेंगे, मतलब हमेशा पीरियोडिक अपडेट की ज़रूरत है, क्लियरिटी की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की ज़रूरत है और इसका स्टैंडर्ड भी बेस्ट हो। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। नॉर्मल सा प्रश्न है, इसमें कहीं कोई एक्सप्लेनेशन की संभावना दिखती नहीं, किसी भी एथिक्स की किताब में आपको ये मिल जाएगा। 5वें प्रश्न पे आए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कॉन्सेप्ट को एक्टिव करने में लोकपाल की भूमिका कहां तक प्रभावी है। पूछ रहा है लोकपाल जिस उद्देश्य के लिए बना था क्या वो उद्देश्य पूरा हो गया। तो मुझे हंसी आती है केजरी भैया के आंदोलन के ऊपर कि इस उद्देश्य को लेकर के बना था बट वो लागू तो नहीं हुआ। हाँ, केजरी भैया दिल्ली के वजीर आजम जरूर बन गए। कैसे लिखेंगे देखिए, लोकपाल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की स्थापना में कहां तक सक्सेसफुल है। यहां नहीं पूछ रहा है लोकपाल क्या है, ये भी नहीं पूछ रहा है लोकपाल की विशेषता, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। यहां पूछ रहा है कि आपके देश में जो लोकपाल बना है उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या। तो आपको बताना होगा कि इसके बनने के बाद से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। दूसरा, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी आई है। तीसरा,
लिमिटेड ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। चौथा, स्ट्रक्चरल कुछ इनकी लिमिटेशंस है जिसके वजह से ये इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, और इनकी जांच प्रक्रिया में भी समस्या देखी जा रही है। ये 5 पॉइंट अपने आप में पर्याप्त है। क्योंकि प्रश्न 125 शब्दों का है तो आपको 4 से 5 पॉइंट ही लिखने होंगे, उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम डिले होगा। एक बार और भी बच्चे पूछते हैं कि सर कितना लिखना चाहिए, तो मैं उनको दर्जनों बार बता चुका हूं। आज भी एक बच्चे ने क्लास में हमसे पूछा कि सर कितना लिखना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये आपका अगर पेपर है तो कितना लिखना चाहिए आज आपको फिर बता देते हैं दोबारा, शायद आप लोगों को नहीं बताया। तो मान लीजिए कि ये आपका पेपर है, ठीक है जी। यहां से आपको लिखना होता है। तो अगर आप ये है और यहां से यहां तक आयोग की डिक्शनरी में 200 शब्द आते हैं, बट हमारे जैसे लोग थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो आप लगभग 2 पेज में जैसे 1.5 पेज का प्रयोग कर सकते हैं लगभग 200 वर्ड में लिखने के लिए। एक बात मैं और भी कहता हूं कि अगर 125 शब्दों के प्रश्न हैं तो आपका उत्तर लगभग 110 तक आप निपटा दीजिए, और 200 शब्दों का प्रश्न है तो आपके आंसर में अगर कंटेंट है तो लगभग 180 से 90 के बीच में लेकर के आइए और उसको निपटा दीजिए। किसी भी सूरत में आपका जो यह उत्तर है वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 पेज से ज्यादा लिख रहे हैं तो आप 20 प्रश्न 3 घंटे में नहीं लिख पाएंगे अथवा लिख पाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। मार्कशीट भी दिखा दूंगा किस में कितना नंबर मिला है, किस इंटरव्यू में कितनी चीजें आई। अगले प्रश्न को देखिए, भीड़ की मानसिकता को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे यूजफुल हो सकता है। शानदार प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में मॉब तो है ही, चाहे वो दंगों के रूप में हो, चाहे वो उपद्रव के रूप में हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन के रूप में हो, मॉब की भूमिका इफेक्टिव है। तो पूछ रहे हैं क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेज करेंगे। दूसरा, थोड़ा इम्पैथी का भी प्रयोग करेंगे। तीसरा, जो बवाली है उसको बुला के बातचीत करेंगे, अर्थात इफेक्टिव एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। चौथा, अपने स्किल्स को दिखाएंगे और अपना निर्णय सही लेंगे। पांचवा, तनाव से मुक्त रहेंगे। होता उल्टा है। आपके सीनियर अधिकारी एक तो आपके ऊपर फोन पे चढ़े रहेंगे, दूसरा कहेंगे जो समझ में आए करो, तीसरा हर मामले में टांग अड़ाएंगे, चौथा कुछ लफड़ा हो गया तो सब आपके माथे के ऊपर दोषारोपण करके निकल पड़ेंगे, पांचवा बलि का बकरा बना देंगे, छठा हाथ टूट गया पैर टूट गया वगैरह वगैरह। अभी देखिए अनुज चौधरी जो उत्तर प्रदेश में थे बॉडी बिल्डर वाले, कैसे सस्पेंड हो गए, किसी ने साथ नहीं दिया। तो व्यवहारिक स्थिति ठीक उल्टी होती है और भीड़ की मानसिकता कई तरह की होती है। इलाहाबाद माफ करिए प्रयागराज के कुंभ का सीन याद करिए, वो भीड़ अलग है। हाथरस एटा में जो कांड हुआ था वो सीन अलग है। संभल में जो हुआ वो सीन अलग है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मेरठ सहारनपुर में जो भीड़ मॉब लिंचिंग या फिर जो आक्रामकता आई वो चीजें अलग हैं। सच्चाई है कि दिमाग का कोई कोना काम नहीं करता है और जो पुलिस फोर्सेस भी हैं वो भी डरे सहमे रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गोलियां खत्म हो जाएंगी, क्रिमिनल नहीं खत्म हो गया। नियंत्रित जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। हर चौराहे पर तीसरा आदमी आपको ऐंठन वाला मिलेगा जो मेंटलिटी से तो क्रिमिनल है ही। तो भीड़ की मानसिकता में इमोशनल इंटेलिजेंस कोई काम नहीं आता, बट जब पेपर में आता है तो आपको यही 4-5 चीजें लिखनी होंगी। केस स्टडी है। आगे देखिए, पब्लिक पॉलिसी को डिसाइड करने में प्रेशर ग्रुप की भूमिका कैसे है, एग्जाम्पल दीजिए। बहुत जबरदस्त प्रश्न है।
आईएएस में कई बार आ चुका है, यहाँ भी आना है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या नागरिकता कानून के विरुद्ध धरना और प्रदर्शन हो या एनआरसी को लेकर के हो या अभी भी, अब तो नहीं है, जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर के चला। और सबसे बड़ी बात, 3 कृषि आंदोलनों को स्थगित कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जो घेरा गया वो वाला सीन हो, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं होते हैं, बट दबाव समूह हर वो काम करते हैं जो राजनीतिक दल करते हैं। पहली बात, वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते हैं, बट वोट देना, वोट न देना, फरमान जारी करना, राजनीतिक दलों के इशारों पर धरना देना, प्रदर्शन करना, माहौल बनाना। जैसे अभी अरावली पर्वत का जो आदेश जारी हुआ, उस चीज को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में कुछ बेहतरीन प्रेशर ग्रुप्स ने काम किया, नो डाउट। अभी गुड़गांव का जो पानी का वाटर लेवल नीचे आ रहा है, उसमें भी वो एक्टिव है। अभी नोएडा में कृषि आंदोलन हो रहा है, मैं आंख से देख के आया हूं, वहां भी देखा कि प्रेशर ग्रुप आ रहा है। तो मैंने उनसे कुछ बात भी की, पूछा आप किस राजनीतिक दल से हैं, तो उन्होंने बोला हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बोला इसमें किस जाति के लोग हैं, तो बोला सारी जातियों के लोग हैं। तो आपके संगठन का नाम क्या है, तो ये है। आप लोग वोट तो देते होंगे, तो इस मुद्दे पर वो चुप्पी साध लिए। तो कई बार वो राजनीतिक दलों के इशारे पर काम करते हैं और कई बार राजनीतिक दलों के लिए गतिरोध का भी काम करते हैं, वहां भी पीछे किसी ऑपोजिशन का पार्टी का हाथ रहता है। तो प्रेशर ग्रुप अच्छे भी हैं, प्रेशर ग्रुप मुखौटे वाले भी हैं, प्रेशर ग्रुप मोहरे वाले भी हैं। यहां पर यही पूछ रहा है कि पब्लिक पॉलिसी के डिसाइड में प्रेशर ग्रुप का क्या रोल है। अब ये प्रश्न यहां पर क्यों सर ने डाला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और चूंकि पार्ट है पब्लिक पॉलिसी और प्रेशर ग्रुप आपके एथिक्स में और यूपी में आ भी चुका है, तो जरूरी है इसके बारे में डिसाइड करें, हम लोग कुछ डिस्कस करें। मेन रोल क्या होता है एजेंडा की सेटिंग में, इनका पहला रोल होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज। अभी अमेरिका के साथ डील हुआ है, तो योगेंद्र यादव जी की जो सिविल सोसाइटी है उसने बेहतरीन आंकड़े दिए और उन सभी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उसके पहले यूजीसी बिल के ऊपर भी कई सारी बातें उभर करके आई। तीसरा, एडवोकेट पॉलिसी अल्टरनेटिव, नीतिगत आवश्यक विकल्पों की चर्चा करते हैं, मतलब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। ये बहुत अच्छा काम करते हैं, पब्लिक को प्रिपेयर्ड करते हैं, पब्लिक के ओपिनियन को बदलते हैं, पब्लिक को के ऊपर दबाव भी डालते हैं कि आप भी खड़े होइए और इस मुद्दे को अपने से जोड़िए और इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार पे दबाव डालिए। फिर ये अमेंडमेंट के लिए भी प्रेशर डालते हैं, कानून भी बनाते हैं, वगैरह वगैरह। उदाहरण 3 कृषि कानूनों का वापस होना, एनवायरमेंट एक्ट और यूजीसी बिल को पोस्टपोन करना। तो यहां भी प्रेशर ग्रुप की भूमिका रही है। तो ये चीजें हैं, बेहतरीन प्रश्नों की श्रेणी में शामिल ये प्रश्न है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 8वें प्रश्न को देखिए, एक लोक सेवक के लिए सहानुभूति की भूमिका क्या हो सकती है, यह जनता के साथ उसकी अंतःक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। व्हाट रोल कैन एम्पैथी प्ले फॉर ए पब्लिक सर्वेंट, हाउ कैन इट इनहेंस देयर इंटरेक्शन विद द पब्लिक। भाई एक आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस हो या पीसीएस हो, और जनता के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मर्जी हो तो इंट्रो लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इंट्रो की संभावना थोड़ी बन रही है, लेकिन जरूरत नहीं है। द रोल ऑफ एम्पैथी फॉर ए पब्लिक सर्वेंट, सबसे पहले विश्वास बहाली में, बिल्डिंग ट्रस्टिंग में। दूसरा, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बातचीत करेंगे और भरोसा दिलाएंगे कि हाँ भाई आपका काम हो जाएगा। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, नीतियों को लागू करने में। इमोशनल इंटेलिजेंट, भावनात्मक बुद्धिता, ये 4 पॉइंट्स हैं जो किसी भी किताब में आसानी से मिल जाएंगे। इन्हीं को क्रमबद्ध रूप में आपको लिखना है। तो जनता के साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे, तो सबसे पहले उनकी बातों को सुनोगे, धैर्य पूर्वक समस्या को सुनना, उनके भरोसेमंद बनना। आई थिंक ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ब्यूरोक्रेसी इनकी बातें ही नहीं सुनती है, लोगों के दिमाग में ये चीज बैठी रहती है कि जब तक चक्का जाम नहीं करोगे, सड़क रोकोगे नहीं, दंगा फसाद नहीं करोगे, तब तक बात ही नहीं सुनती। और ये सच्चाई भी है, ब्यूरोक्रेसी इस कदर थोड़ी सी भेदभावपूर्ण व्यवहार तो करती ही है। दूसरा, सेंसिटिविटी।
संवेदनशीलता को प्रकट करने का माध्यम हो सकता है। एक ओपन कम्युनिकेशन, भरोसेमंद संवाद भी हो सकता है। और कुछ एक सिंपैथी बेस्ड डिसीजन या फिर डिप्लोमेटिक अप्रोच भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ये 4 पॉइंट हैं जिसको इससे जोड़ सकते हैं। कंक्लूड क्या करेंगे? एक पब्लिक से सर्वेंट एडमिनिस्ट्रेटर से empathy transform a public servant from a administrator to public servant, making administration more inclusive and public friendly। एक प्रशासक से जनसेवक हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप जनसेवक बनेंगे ना, पब्लिक ना आपकी बात सुनेगी और ना आपकी चीज़ों को लोड देगी, उल्टा दौड़ा देगी। सच्चाई यही है। खासकर उत्तर प्रदेश की जनता से तो मैं बेहतर रूबरू हूँ, मेरी परवरिश वहीं हुई, तो इस बात का अनुभव मुझे कुछ बेहतर है। सोसाइटी के वीकर सेक्शन के प्रति जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके लिए क्या एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए और यह गुण कैसे डेवलप हो सकता है? मतलब समाज के जो गरीब, दबे, कुचले, इनको ऑफिस में घुसने ही नहीं दिया जाता है। अभी भी जब मैं कभी गांव जाता हूँ, ओरिजिनल गांव शहर से, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि बाबू आप लोग दिल्ली में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़े सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, मेरा बाबू ये काम करा दीजिए, आपके स्टूडेंट या आपके फ्रेंड इसमें डिप्टी एसपी या डीएमए या एससीपी हैं। मैं बैठे रहता हूँ, जब मैं ऑफिस में उनको बुलाता भी हूँ ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि जाएं। इतना डर, खौफ या दूरी उनके हृदय में है। एक आध पुलिस वालों को ले तो देख के तो इनकी घिघी बन जाती है। ये हाल है। और जानबूझ के पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ने ये ऑरा बना रखा है। तो उनके हृदय में कहाँ से दया आएगी, कहाँ से करुणा आएगी, जब उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है या आपको भी सिखाया जाएगा कि पब्लिक से थोड़ी दूरी बना के रखिए। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि एक बार में फोन उठा के रिस्पॉन्स मत दीजिए, थोड़ी देर वेट कराइए। और ये आपके मित्रों में, परिचितों में होगा भी कि आप मिलने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो कहते हैं मीटिंग में है, थोड़ा देर आपको भी वेट करा के अपने पोस्ट के वेटेज वैल्यू बताते हैं। मैं तो कई बार एक अपने फ्रेंड से गया, मैंने पूछा समय दे दो, कब आना है? 4 बजे का समय दिया, 4 बजे मैं पहुंच गया, 10 मिनट वेट किया, मैं फिर निकल आया। हो सकता है कि वो बिजी हूँ, बट अगर बिजी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे फ्रेंड आ रहे हैं तो मैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर दूँ। बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग जरूर अच्छे हैं, पहले से ही बता देते हैं, सबको एक तराजू पे नहीं तौल सकते हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। अब ये प्रश्न है, अब सिलेबस का पार्ट है तो आपको जानना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा हाँ ऐसा होता है, और लिखना पड़ेगा हाँ ऐसा विकसित किया जा सकता है। लिखिए। तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एम्पैथी होनी चाहिए, करुणा, कंप्रेशन होनी चाहिए, इम्प्यूरिटी और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। यहाँ तो पहले ही देखते हैं कौन जात हो, जात भाई हो, बाभन हो, ठाकुर हो, बनिया हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो। लेकिन जब आप पेपर पे लिखेंगे तो कहेंगे पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए, बायस्ड फ्री होना चाहिए। खैर, डेवलप कैसे करेंगे? तो एथिकल ट्रेनिंग और वर्कशॉप करके, दूसरा कुछ अनुभव देके, फील्ड एक्सपीरियंस करके, तीसरा आप बेहतरीन उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल देंगे लीडरशिप का, आप उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन करेंगे, और फिर एथिकल कंडक्ट को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी बेहतर काम करता है उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत के हर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है, दे दिया जाता है। इस बार इनको दिया गया, शर्मा जी को, अगले बार यादव जी को, ऐसे ऐसे कुछ यही सीन है। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। अगले प्रश्न को देखिए। पब्लिक सर्वेंट में अलग अलग कास्ट, रिलीजन और सेक्ट के लोग होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो आप उनकी वर्किंग स्टाइल को कैसे रिव्यू करेंगे? शानदार प्रश्न है। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी जातियों के खांचे में बटी हुई है।
पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी का ये हाल है, देख ही रहे हैं। सॉरी, आइए फिर इसको डिस्कस करते हैं। पब्लिक सर्वेंट के बैकग्राउंड परफॉर्मेंस रिव्यू करिए। तो सबसे पहले मैं किस बेस पर रिव्यू करूंगा, तो देखेंगे कि भाई कितना प्रतिबद्ध है अपने ड्यूटी के प्रति, फंडामेंटल कमिटमेंट क्या है। दूसरा, सेंसिटिव का स्टेज क्या है। तीसरा, वो कितना फेयर होके काम करता है। चौथा, उसके अंदर इक्विटी की फीलिंग कितनी है। पांचवा, वो कितनी ऑब्जेक्टिविटी को पालन करता है। छठा, वो कितनी न्यूट्रलिटी और इम्यूनिटी की अडॉप्ट करता है। सातवां, उसके अंदर सर्विस डिलीवरी की क्षमता कितनी है। ये 7 चीज जो लोक सेवकों के गुण हैं, किताब में या नोट्स में कहीं भी आप पढ़े होंगे, उसको उठा के टीप दीजिए। इसमें कुछ अन्य और भी है, वो कितने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को फॉलो करता है और वो कितने कोड ऑफ कंडक्ट को भी फॉलो करता है। मैंने 10 पॉइंट लिखे, 4 से 5 पॉइंट पर्याप्त है। कंक्लूड करिए। टू व्हाट एक्सटेंट इज ही फुलफिलिंग हिज ड्यूटी, वो अपने उत्तरदायित्व का पालन कैसे करता है। इस बेस पर हम विविध जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों की कार्य क्षमता का आकलन करेंगे, जो कि लोक सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है। नाटकबाजी वाला प्रश्न था, ऐसा होता नहीं है। पता नहीं जो एथिक्स के पेपर बनाते हैं और एथिक्स में वो चीजें शामिल होती हैं जिनका वास्तविक जिंदगी से कोई पाला नहीं होता। मुखर्जी नगर का ही एक बच्चा जिसको एथिक्स में सबसे ज्यादा नंबर आया था, 2 साल बाद वही करप्शन में पकड़ा गया। सच्चाई है ये। कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ और होती है, सोच कुछ और होती है। कहते हैं ना, दिल की बात अलग होती है, दिमाग की बात अलग होती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को लिख करके ही नंबर पाना है। आगे देखिए, शानदार सा प्रश्न है कि एट प्रेजेंट सोसाइटी में जो एक अपसंस्कृति का मतलब यहाँ पर कल्चरल डिग्रेशन हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सीधी बात देखिए, जितनी वाहियात चीजें, समलैंगिकता, लेवेसनिज्म, एलबीजीटीक्यू वाले, रिश्तों की मान मर्यादा, उल्लू चैनल वाले, नेटफ्लिक्स वाले, जो युवा पीढ़ी है, जो चीजें प्रभावी हो रही हैं, उससे चैलेंज को शॉर्ट आउट करने के लिए एथिक्स का रोल क्या है, प्रश्न यही पूछ रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है। कैसे लिखेंगे, आ जाइए। यहाँ पर आपको इंट्रो कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट सोसाइटी हमारे यहाँ कंज्यूमरिटिक कल्चर से इफेक्टेड हो रही है। उपभोक्तावादी यूज एंड थ्रो की संस्कृति, यूज एंड थ्रो खान पान में, रिश्तों में, मित्रता में, संबंधों के निर्धारण में और भी कई तरह की चीजें। क्या चैलेंजेज हैं? ये एक शो ऑफ कल्चर दे रहा है कि मेरे पास आईफोन है, ये है, वो है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मकान है, तुम्हारे पास क्या? मेरे पास माँ है। वो जमाना गया। ये शो ऑफ कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ये ओवर कंजम्पशन को प्रमोट कर रहा है। इनके पास 2 दर्जन गाड़ियां, फलाना ठिकाना। और यह सांस्कृतिक मूल्यों को डिक्लाइन कर रहा है, कल्चरल वैल्यू को खत्म कर रहा है। इससे मोरल डिक्लाइन भी हो रहा है और इससे ह्यूमन रिलेशनशिप का भी लैकनेस देखा जाता है। ये 5 चीजें हो रही हैं अप संस्कृति से या कंज्यूमर बिहेवियरिज्म वाली संस्कृति से। इन्हीं को क्रमबद्ध रूप में आपको एक्सटेंड कर देना है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। एक बात यूपी पीसीएस में एथिक्स के पेपर में अच्छा लगता है कि 2-3 प्रश्नों को छोड़ के ना सारे प्रश्न सहज और सरल होते हैं और उनको आप एक साधारण तरीके से समझ बना के लिख सकते हैं। हाँ, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे या ये भरोसा रखते हैं कि जिसकी फिलॉसफी ऑप्शनल है तो दर्शन शास्त्र वाले शिक्षक ही एथिक्स पढ़ाएंगे, तो इस भ्रम में मत रहिए। कोई जरूरत नहीं है, सारी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। हाँ, कुछ थोड़े से टॉपिक्स जरूर गड़बड़ हो जाते हैं, वो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, खासकर आईएएस के पेपर में। बट यूपी पीसीएस के लेवल पर बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत इस पेपर में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए और किस चीज़ को कैसे लिखेंगे ये आपको आना चाहिए। जैसे ये
अब संस्कृति सब जानते हैं, बट कौन नहीं जानता दिखावे की संस्कृति है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, कल्चरल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, मोरल डिक्लाइन हो रहा है और ह्यूमन रिलेशनशिप धीरे धीरे गायब हो रहा है सब जगह। इसी चीज को तो लिखना है। आगे देखिए, इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, एथिकल बेसिस मीटिंग द चैलेंज मतलब कैसे करेंगे। तो आप कुछ नौटंकीबाजी वाले उत्तर को लिखने में मॉडरेशन करेंगे, सिंप्लिसिटी लेकर के आएंगे, रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी को करेंगे, पेशेंस लाएंगे, ऑनेस्टी लाएंगे और जो एंशियंट एथिकल वैल्यूज हैं उनको अडॉप्ट करना सिखाएंगे। वास्तविकता क्या है, न संयम है, न सादगी है, न गरिमा है, न ईमानदारी है, और किस प्राचीन सांस्कृतिक पहलुओं की बात करेंगे। इनफैक्ट दिल्ली जैसे शहरों में मैं किसी शिक्षक का या अपने से बड़े का पाँव छू लेता हूं तो कहते हैं चापलूसी मत करो। पाँव छूना चापलूसी का इंडिकेटर बन गया है। सादगी से रह रहे हैं तो ये खत्म है, इनके पास कुछ नहीं है। आपके पास गाड़ी है, आईफोन है, छुट्टियां मनाने जाते हैं, फेसबुक पर रेस्टोरेंट की इंजॉइंग संडे वाले फोटो डालते हैं, उतनी ही आपकी वैल्यू होगी। लेकिन जब आप पेपर में लिखते हैं तो सीधे इसके उल्टे रखिए और इसको लिखने के साथ साथ हंसिए कि हाँ मैंने बेवकूफ़ बना दिया। और भी कुछ चीज़ें हैं, मोरल एजुकेशन, अवेयरनेस, कम्युनिटी कनेक्टिविटी होता नहीं है। कंक्लूड करिए, ए बेटर सोसाइटी कैन बी बिल्ट बाय अडॉप्टिंग मोरल प्रिंसिपल। एक नैतिक आधार, एक बेहतर समाज का निर्माण नैतिक आधारों को अपना के हो सकता है। लिख के खत्म करिए। आगे देखिए 12वें नंबर का प्रश्न, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर काम करते हैं, सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए तटस्थता और अनामता का क्या महत्व है, इस संकल्पना और पालन अनिवार्य क्यों माना जाता है। सीधा सा प्रश्न है। सिविल सर्विसेज से लगभग 4 से 5 प्रश्न यूपी पीसीएस में आते ही आते हैं। पूछ रहे हैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और एनोमिटी मैंडेटरी क्यों है सिविल सर्विसेज के लिए। तो पहला सेक्शन क्या होगा, सिविल सर्विसेज की क्वालिटी, उसे डिफाइन करेंगे, पैरा चेंज करेंगे, फिर बताएंगे कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के एसेंशियल क्यों माना गया है। मतलब किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना है, पूर्वाग्रह मुक्त होकर शासन करेंगे, फ्री माइंडसेट से करेंगे, रिलीजन कास्ट के वैल्यू से दूर रहेंगे और भी कई तरह की चीजें। क्या बताएंगे, तो फेयर गवर्नेंस होगा, कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी रहेगी सर्विस में, एथिक्स का एडॉप्शन होगा। 3 चीजें हैं। 3 चीजें करने के बाद पैरा चेंज करेंगे, फिर आप बताएंगे कि एनोमिटी का क्या एसेंशियल, क्यों एसेंशियल है। तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पर्दे के पीछे रह करके सलाहकारी भूमिका निभाते हैं, बिहाइंड द सीन एडवाइस देते हैं। दूसरा, वो निष्पक्ष और निडर होकर डिसीजन ले पाएंगे। तीसरा, उनके कामकाज में अकाउंटेबिलिटी आती है, कार्रवाई के प्रति जवाबदेही अथवा उत्तरदायित्व की भावना वाली भूमिका। कंक्लूड करिए कि ये दोनों अनिवार्य गुण हैं उत्तरदायी लोकतंत्र की स्थापना में, ये सहायक हैं। बोथ प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल क्वालिटीज इट हेल्प इज एस्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी। ये दोनों गुण एसेंशियल हैं, अच्छे हैं, होने भी चाहिए। लिख करके आगे बढ़ जाइए। आगे आइए 13 नंबर में, लोक प्रशासक के द्वारा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जो भी सोशल एथिकल्स कैरेक्टर को अचीव्ड करने का कंडीशंस है, उसमें क्या देखना चाहिए, उसको कहना है। पूछ रहे हैं कि जब भी कोई नीतियां बनती हैं, पॉलिसी बनती हैं, तो एक जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसको क्या देखना चाहिए। ये प्रश्न वही पूछ रहा है। शानदार प्रश्न है, आईएएस में भी 2 बार आ चुका है। क्या देखना चाहिए, सोसाइटी की आइडियोलॉजी या आदर्श, या फिर सोसाइटी का कंडीशन। देखिए, पब्लिक सर्वेंट पॉलिसी मेकिंग में सोसाइटी की सिचुएशन या कंडीशन या आइडियल क्या है, तो आप सीधे बोलेंगे दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दोनों के बिना पॉलिसी मेकिंग अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सिचुएशन या अप्रोच क्या है, सबसे पहले बताएंगे कि सामाजिक परिस्थितियों का क्या महत्व है या सोशल सिचुएशन का क्या महत्व है, तो उससे एक रियलिस्टिक सिचुएशंस पता लगता है।
पहली बात। दूसरा, इंक्लूसिव और सोशल जस्टिस का पता लगता है कि समाज में इंक्लूसिवनेस और समावेशिता की क्या स्थिति है। तीसरा, इससे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर तरीके का होता है। ये 3 पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि सोशल कंडीशंस का इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिसी मेकिंग में। तो रियलिस्टिक कंडीशंस पता लगता है, इंक्लूसिवनेस और सोशल जस्टिस का ज्ञान होता है और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। पैरा चेंज करेंगे। अब सोशल आइडियाज का क्या रोल है? तो सोशल आइडियाज मोरालिटी को मोटिवेट करता है, ये एक तरीके से मोरल उसका काम करता है। फिर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देता है। थर्ड, सोशल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को भी बताता है, सामाजिक की संवैधानिक प्रतिबद्धता। कंक्लूड दोनों को मिला दीजिए। सोशल कंडीशन बीइंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोल्स, सोशल आइडियाल बीइंग द एंड पॉइंट्स आइडियल टू वेयर टू रिच। सामाजिक परिस्थितियां प्रारंभिक बिंदु वाले लक्ष्य हैं, तो सामाजिक आदर्श अंतिम बिंदु कहां तक पहुंचना है इसका रास्ता देते हैं या इसके आदर्श को बताते हैं। तो कभी भी इस तरह की कंपेयर करने वाले जब प्रश्न आए ना, तो कुछ खास चीजें होती हैं जहां पे आपको कह देना है। दोनों में समन्वय की जरूरत है, दोनों में प्रयास करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन के महत्व की चर्चा करें, इसकी उपयोगिता और महत्ता पर टिप्पणी करें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। आगे, एथिक्स मेरा विषय नहीं है, लेकिन जब मैं इसको Q&A क्वेश्चन और आंसर कराता हूँ, आंसर राइटिंग कराता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपनी बातों को भी ढालने का मौका मिलता है। खासकर केस स्टडी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है। 2 केस स्टडी मैंने एकदम कंटेम्पररी इसमें बनाए हैं। तो एक ये भी है कि एकदम नया विषय है मेरे लिए, मैंने इसको पढ़ाया नहीं, बाकी जीएस के तो सारे सेक्शन पढ़े हैं और पढ़ाए हैं। एथिक्स सिर्फ एग्जाम देने तक ही रहा, लेकिन जब Q&A कर रहा हूं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अपना कॉमन सेंस यूज होता है। और इस पेपर को Q&A मॉडल में पढ़ाने का एक बेनिफिट तो हुआ कि किसी भी घटना के प्रति ऑब्जर्वेशन मेरा एक ब्यूरोक्रेट की तरह हो गया। जैसे शंकराचार्य वाली घटना घटी, मेरे आंख के सामने ये घटना घट रही थी, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि मैं यहाँ का अगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रहता तो इसको कैसे हैंडल करता। मैं लोग भी देख रहा था, लोगों के चेहरे को भी पढ़ रहा था, शंकराचार्य को भी देख रहा था, कैसे वो कांग्रेसी पिट्ठू हैं और दल बदल हमेशा करते रहते हैं, वो मेरे माइंड में भी था। पुलिस को मैं देख रहा था, पुलिस की एक्टिविटी को भी देख रहा था। करीब 2 घंटे खड़े होकर मैंने ऑब्जर्व किया, आनंद आया। और वो केस स्टडी आके मैं दिल्ली में तुरंत मैंने उसको केस स्टडी में डाला। ये पर्सनालिटी शायद मेरे अंदर रहती तो मैं टॉप कर जाता। सब कुछ पढ़ने के बाद भी एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ घटना को देखते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास नहीं करते कि अगर मैं यहां ब्यूरोक्रेट रहता तो इस चीज को मैं कैसे हैंडल करता। आज वो चीजें उभर के आई हैं, चाहे वो कोई फिल्म का देखना हो या कोई इंसिडेंट हो, या फिर आज मुझसे कोई पूछे, मिस्टर ओमकार नाथ, व्हाट यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान इन दिस टाइम, तो मेरा एकदम 3 लाइन का वही स्टेटमेंट होगा जो एस जयशंकर का होगा। या आज मुझसे कोई पूछे कि मिस्टर नाथ, भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है और जो एग्रीकल्चर वाली चीजें हैं उसके ऊपर डिबेट चल रही है, उसके ऊपर क्या कहना है, तो मैं सीधे ऐसे उठूंगा, 2 अपने कोट के बटन बंद करूंगा और सीधे कहूंगा, हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। बहुत सी कुछ चीजें हैं, पॉजिटिव भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, अभी हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू कह के आगे बढ़ जाओ। यही चीजें पेपर में भी लिखनी चाहिए कि ये चीजें से फायदे हो सकते हैं, यहाँ चीजें से आशंकाएं हैं। बट बच्चे क्या करते हैं, या तो एकदम फायदे गिना देते हैं या तो एकदम चुनौतियां गिना के उसको खारिज करते हैं। यही वो पर्सनालिटी नहीं होती है। खासकर तो आप इलाहाबाद
मेरे मुंह से बार बार इलाहाबाद ही निकलता है। प्रयागराज के से लेके लखनऊ से लेके पूरे यूपी बेल्ट में ये कमियां दिखती हैं, और शायद यही कारण है कि हिंदी बेल्ट का रिजल्ट सिर्फ 4% तक लिमिटेड है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले आप बताएंगे यूटिलिटी के बारे में। तो ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है, ये मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, ये मोटिवेशन और इम्प्रूवमेंट का भी एक उपकरण है, ये अकाउंटेबल कल्चर को आगे बढ़ाता है, ये गुड गवर्नेंस का भी एक माध्यम है। तो ये 4-5 नॉर्मल से किसी भी किताब में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आती है, टारगेट अचीव्ड होता है, एफिशिएंसी प्रमाणित होती है, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन नागरिक केंद्रित सेवा का एक विकास होता है, और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी होती है। कंक्लूड कर दीजिए, परफॉर्मेंस गिव्स रिजल्ट ओरिएंटेड कैरेक्टर टू गवर्नेंस। आगे आइए 14 नंबर में शासन व्यवस्था में, सॉरी 15 नंबर पे आइए, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आइडियोलॉजिकल डिबेट्स इन शेपिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड। राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने में वैचारिक विमर्शों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये प्रश्न है मस्त, आइए डिस्कस करते हैं। सॉरी, हाँ यही है ना। हम्म, 3 विशेष परिस्थितियां होती हैं, यूथ मूवमेंट और गवर्नमेंट कंट्रोल। किसी भी एक मिनट, दो मिनट। क्या है ना, क्या प्रॉब्लम आ जा रही, ये देखिए। पॉलिटिकल एटीट्यूड को आकार देने में वैचारिक विमर्श की भूमिका, वो नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। सबसे पहले आप इंट्रो डालेंगे। वैचारिक ढांचा, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज फ्रेमवर्क, वैचारिक ढांचा उपलब्ध कराता है। दूसरा, ये वोटिंग बिहेवियर को डिसाइड करता है, एजेंडा सेटिंग का काम करता है। तीसरा, यहां पे देखिए पॉइंट इधर उधर हो गया है, पॉलिसी मेकिंग पर इंपैक्ट डालता है। चौथा, राजनीतिक भागीदारी को यह एक तरीके से गाइड करता है। और पांचवा, पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट का एजेंडा भी डिसाइड करता है। राजनीतिक अभिवृत्ति, चैलेंजेस क्या है रोल लिमिटेशन में, पोलराइजेशन का इंडिकेटर है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है, दुष्प्रचार भी हो सकता है, और एक माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम या सोशल मीडिया का रोल जैसे है, और कुछ बहुत ज़्यादा भावुकता भी आ जाता है। लेकिन जब आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो भारत में धार्मिकता भी है, धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस, संविधान बनाम राष्ट्रवाद, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, संवैधानिक राज बनाम सांस्कृतिक राज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वर्सेस कल्चरल स्टेट, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, डेवलपमेंट वर्सेस आइडेंटिफिकेशन, सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट, और एक सह अस्तित्व मतलब को रिलेशन से रहते हैं, या इनटॉलरेंस। ये 7-8 शब्द आपने 10 से 11 सालों में सुने हैं। आईएएस में इनसे जुड़े हुए प्रश्न बने हैं, पीसीएस में अभी नहीं बने हैं। एक बार पूछा था कि इनटॉलरेंस होती जा रही सोसाइटी के कंट्रोल करने के लिए एथिकल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। बच्चे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इनटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, तो वो एथिकल वैल्यूज को कैसे इंप्लीमेंट करेगा। सर पीट लेते हैं बच्चे। तो इस शब्द को ध्यान रख लीजिए, सेकुलरिज्म वर्सेस रियलिज्म, रीजनलिज्म, रिलीजनलिज्म धार्मिकता, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस नेशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वर्सेस कल्चरल स्टेट, डेवलपमेंट वर्सेस आइडेंटिफिकेशन की पॉलिटिक्स, कोऑर्डिनेशन
या कोरिलेशन विथ इंटॉलरेंस। और कंक्लूड करिए, देश की दशा दिशा मनोदशा के निर्धारण का साधन है। पॉलिटिकल एटीट्यूड इज अ मीन टू डिटरमिनिंग द स्टेट डायरेक्शन एंड मेथड मूड ऑफ कंट्रोल। राजनीतिक अभिवृत्ति क्या, कैसे, किस तरह। कभी कभी आप इंदिरा गांधी के भक्त होते हैं, लोग मोदी जी को या योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके काम काज से प्रभावित होकर करते हैं। तो एटीट्यूड कैसे डेवलप होता है? जब आप किसी लीडर से इंप्रेस होते हैं, लीडर के काम काज से होते हैं या उसकी जाति से होते हैं। ये प्रश्न वही पूछ रहा है कि जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है उनका असर क्या होता है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। शानदार प्रश्न है, आना ही चाहिए। आइए, सार्वजनिक और निजी संबंधों में नैतिकता से संबंधित कौन कौन से विषय प्रभावी होते हैं? ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं। Which aspect of ethics are effective in public and private relationship? एक्सप्लेन करिए। सार्वजनिक और निजी संबंधों में क्या, कैसे, किस तरह। सॉरी, इसके पहले वाला है। थोड़ा पेपर एक इधर हो गया है ना। परिचय देंगे कि ऑनेस्टी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पैथी ये इनके मूल सिद्धांत है। निजी संबंध में नैतिकता या एथिकल इश्यूज इन इफेक्टिंग इन प्राइवेट रिलेशनशिप। प्राइवेट रिलेशनशिप में लव, केयर, लॉयल्टी, या फिर प्राइवेसी, ट्रस्ट, या फिर फैमिली, पर्सनल ऑब्लिगेशन, या फिर एम्पैथी और रेस्पेक्ट। प्रेम, समर्पण, वफादारी, गोपनीयता, विश्वास, पारिवारिक व्यक्तिगत दायित्व, सहानुभूति और सम्मान। ये निजी संबंधों में नैतिकता के मायने हैं कि आप कितना प्रेम करते हैं, कितना उसके प्रति समर्पित हैं और कितने वफादार हैं। आप रिश्तों में कितनी गोपनीयता बरतते हैं और आपके रिश्तों में विश्वास कितना है। आप कितने पारिवारिक व्यक्ति हैं और कितने दायित्व को निभा रहे हैं और आपके अंदर फीलिंग है या नहीं। ये देखिए, सारी चीजें कॉमन सेंस से जुड़ी हुई हैं, जिनको आपको शब्दों के रूप में पिरो देना है। आगे देखिए, सार्वजनिक संबंधों को प्रभावित करने वाले नैतिक विषय। एथिकल इश्यूज इफेक्टिंग पब्लिक रिलेशन, मतलब जब हम पब्लिक में जाते हैं तो हम कितने इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, हम कितने ऑब्जेक्टिविटी से काम करते हैं, हम कितने सेल्फ फीलनेस से काम कर सकते हैं और हम कितने कानून के बेस पर काम करते हैं, इसी के ऊपर है। तो साधारण सा प्रश्न है कि एक लोक प्रशासक को परिवार के अंदर कैसा रहना चाहिए या फिर अपने निजी संबंधों का कैसे संचालन करना चाहिए, और एक लोक सेवक को जॉब करते वक्त, ड्यूटी करते वक्त किन तरह के पॉलिसियों को अडॉप्ट करना चाहिए। नॉर्मल सा प्रश्न है। उत्तर में क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? एक मोरल पर्सन adheres the ethical conduct in both spheres equally। एक नैतिक व्यक्ति ही दोनों क्षेत्रों में समान रूप से नैतिक आचरण का पालन करता है, बट ऐसा होता नहीं है। आइए, एक व्यक्ति का व्यवहार उसके अगल बगल में होने वाले घटनाओं से निर्धारित होता है। क्या आप कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों के साथ उत्तर दीजिए। बिल्कुल होता है जी। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं। ए पर्सन बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द इवेंट एंड अराउंड हिम। आई पर्सनली, मतलब मैं इससे एग्री करता हूं बट पूर्णतः इससे सहमत नहीं हूं, बट नॉट कंप्लीटली। कैसे? सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्या है भाई? पहले तो सोशल कंटेंट, मतलब व्यक्ति का बिहेवियर भीड़ के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे मैं बहुत अच्छा हूं
सारे मुद्दों पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एकाएक मैं भीड़ में पिट गया, या किसी ने मेरे गाड़ी को मार दिया, या किसी ने एकाएक एक चांटा मार दिया, या फिर मुझे गाली दे दी, तो मेरे अंदर की ओरिजिनलिटी आ जाती। कहते हैं ना कि इंसान को जब क्रोध आता है तो इंसान की वास्तविक चीजें सामने आती, तो वही बातें लिखनी है। दूसरा, आसपास का माहौल मॉडलिंग या सोशल लर्निंग थ्योरी है कि आसपास के माहौल से व्यक्ति प्रभावित होता है। तीसरा, इमीडिएट जो रिएक्शंस देता है, सच एज एक्सीडेंट प्रेजेंट एक्सपीरियंस, मतलब कभी भी कुछ ऐसा होता है तो उसका रिएक्शन। तो ये तीन चीजें हैं जब कोई भी पर्सन कंडीशन से इफेक्टेड होता है। आगे देखिए, क्या कुछ अन्य और भी चीजें हैं। जेनेटिक्स का, टेम्परामेंट का एक रोल होता है, इंटरनल उसके अपने वैल्यूज होते हैं, और सेल्फ कंट्रोल भी होता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में होता है। आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, क्या कंक्लूजन देंगे। तो बिहेवियर, पर्सनालिटी और C2 से जुड़ा हुआ होता है, मतलब व्यक्तित्व और स्थिति। ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसा लिख सकते हैं, उनका बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, एनवायरमेंट किसी भी पर्सन के बिहेवियर को उत्तेजित करता है, या एनवायरमेंट ट्रिगर्स बिहेवियर, और व्यक्तित्व उत्तेजना की प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। मतलब कुछ हो गया तो ये मेरे बिहेव को उत्तेजित कर देगा, बट उस बिहेव पर रिएक्शन क्या देना है ये हमारी पर्सनालिटी बताएगी। और 99% लोग इसी में धरपकड़ आ जाते हैं। जो कोई रिएक्शन नहीं देता है ना, हमारे गांव में कहावत थी कि किसी भी मुद्दे पर किसी का न बोलना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि पता नहीं चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वही चीज है। कंक्लूड क्या करेंगे, आई एम एग्री दिस स्टेटमेंट, मैं इस कथन से सहमत हूं। आसपास का माहौल व्यवहार को प्रभावित करता है, मतलब एटमॉस्फेयर किसी भी पर्सनालिटी को इफेक्टेड करता है, बट निर्धारित नहीं करता, बट फिक्स नहीं करता। किसी भी पर्सन का व्यवहार अगल बगल की घटनाओं से आंशिक रूप से ही प्रभावित होता है, पूर्ण रूप से नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दिस नैरेटिव दैट हिज सराउंडिंग एनवायरमेंट शेप बिहेवियर बट डज नॉट सोले डिटरमिन इट। बोलते बोलते गला सूख रहा है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न है वो आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने हैं, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आती है। याद रखिएगा, वातावरण व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करता है और व्यक्तित्व प्रतिक्रिया देता है। तो पर्सनालिटी में और एनवायरमेंट में यही अंतर है। आगे देखिए, 19वें नंबर, देश के युवाओं के द्वारा केस स्टडी है। संचालित एक हिस्टोरिकल धरोहर स्थल के रूप में जीर्णोद्धार का अभियान चलाया जा रहा है। समय के साथ अभियान सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया और सरकार को नीति में बदलाव लाने का प्रस्ताव लाने को प्रेरित करते हुए पहल करने को प्रेरित किया। एक सिविल सर्विस के रूप में आप इस कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे, पहले आप चीजों को समझ लीजिए कि इसमें आपको क्या लिखना है। कोई एरिया है, एरिया का मतलब पर्टिकुलरली कोई चीज। जस्ट ए मिनट, दो मिनट और, शायद वो थोड़ा सा पेपर इधर उधर हो गया पीडीएफ बनाने में। कोई पर्टिकुलरली एरिया है, वहां के कोई किला है, टूट फूट गया था, तो एक सोशल मीडिया में कंपेनिंग चला, उसका वातावरण बनाया गया, फिर डीएम साहब के पास गए, फिर वो मामला ऊपर गया, ऊपर से आदेश आया कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करिए। यहीं पर वो रोल पूछा, राजस्थान के कुंभलगढ़ का केस स्टडी था, उसी से जुड़ा हुआ है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट आपको पहले संवाद स्थापित करना होगा, दूसरा पब्लिक को अवेयर करना होगा, तीसरा
इंटरेक्शन करना होगा, सोशल मीडिया से कंपेनिंग चलानी होगी, प्रस्ताव को ऊपर भेजना होगा, बजट का एलोकेशन कराना होगा, फिर उसमें ऑडिट भी करानी होगी और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना होगा। इससे आपकी भी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉपुलैरिटी होगी। यही चीज़ें क्रमबद्ध रूप में लिख देना है। वो थोड़ा पेज इधर उधर हो गया, लेकिन आपके पास जो जाएगा ये नोट उसमें कंपलसरी हो गया। नॉर्मल सा प्रश्न है, राजस्थान के कुंभलगढ़ से ये जुड़ा हुआ केस स्टडी है। आगे देखिए, आप एक जिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं, दोनों में से कोई एक करना है। आपके एरिया में एक धार्मिक स्थल पर विवाद हो रहा है। दो अलग अलग रिलीजियस एस्पेक्ट वाले लोग अपने अपने दावे रख रहे हैं, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी समय एक धार्मिक पक्ष इसमें जबरिया प्रवेश कर हिंसात्मक तरीके से बयानबाजी कर भीड़ को उत्तेजित कर आंदोलन की चेतावनी देता है। आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाता, आप कौन सा उपाय करेंगे? ये शानदार प्रश्न है। मान लीजिए आप संभल में हैं, इधर से हिंदू गुट आ रहा है, उधर से मुस्लिम गुट आ रहा है, जबरिया घुस रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सीनियर को फोन लगा रहे हैं, सीनियर फोन नहीं उठा रहे हैं या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या क्या होगी? बेहतरीन प्रश्न है। और जब मैं इस चीज को तैयार कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगा चीजों को तैयार करने में। आइए देखते हैं क्या। तो मेरी प्रायोरिटी क्या क्या होगी? तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी इंश्योर पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट, और मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा सारी किताबों में। दूसरा, धारा 144 जैसे जो भी इमरजेंसी पावर है मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा। तीसरा, ये इतने आईपीसी हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे, कंटेन। फिर उसके बाद बात नहीं मानेंगे तो जो भी उधर वाले हैं लफड़े पचड़े वाले, इनकी अरेस्टिंग करेंगे। उसके बाद मैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अलर्ट भी करूंगा, डीएम या एससीपी। फिर उसके बाद से कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेट को और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे लोकली। डीएम साहब, एसपी साहब या एसडीएम साहब, डिप्टी एसपी साहब भीड़ समूह से बात करेंगे। एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लूंगा कि जो भी रीजनल प्रॉब्लम है, पीस कमेटी है, जुडिशरी है, माध्यम से समाधान करें। समझ में आ गया क्या करना है? तो खड़े रहें। पहले आपकी प्रायोरिटी होगी लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, शांति व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी तरह धाराएं लागू करना, और जो लोग इस धारा का उल्लंघन करते हैं उनको गिरफ्तार करना। फिर संवाद कायम करना अपने जूनियर से और अपने सीनियर से, संवाद निरंतर कायम करते रहना, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना, रिकॉर्डिंग कराना, अब तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और जो भी डिबेट है, कहना कि भाई ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट के माध्यम से निपटिए, फिलहाल यहाँ लफड़ा पचड़ा करेंगे तो उठा के अंदर डाल देंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो ठोक देंगे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हिंसा भी होती है तो जिम्मेदारी आपके मत्थे आएगी, आपके सीनियर और आपके जूनियर हाथ झाड़ के चल देंगे। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आते हैं उनको बड़ा स्ट्रिक्टली हैंडल करना है। इसकी पढ़ाई नहीं होती है। तो आपके अगल बगल जब भी कोई इस प्रकार की घटना घटती है ना, तो अपने आप को एज ए एसडीएम या डिप्टी एसपी या आईएएस या पीसीएस के रूप में चीज़ों को देखें, समझें और उसको पेपर पर लिखने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज केस स्टडी न कोई पढ़ा सकता है न कोई समझा सकता। अभी मैंने आपको ये संभल से मोटिवेट होकर के केस स्टडी बनाया, तो समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन क्या करेंगे? दायित्व का पालन, इंश्योर पब्लिक सेफ्टी, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटस, यथास्थिति की बहाली। इस पूरे पेपर में जो एथिक्स का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन का पेज इधर उधर हो गया था, लेकिन मुझे याद था कि उसका उत्तर क्या होगा। देखिए, तो यूपी पीसीएस की कुछ खास स्ट्रेटजी है जिस पे ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या? सिविल सर्विसेज वाला हिस्सा अनिवार्य रूप से होता है और सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है जितने प्रश्न पहले आ चुके हैं उनके टॉपिक से हट करके जो अन्य आ सकते हैं उन पे विचार करें। दूसरा, आईएएस के पेपर में जितने सवाल आ चुके हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करें
और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई एथिक्स की किताब उठाइए, उसी को बार बार पढ़िए और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आईएएस में और पीसीएस में आए हैं उनको सॉल्व करने का बराबर प्रयास करिए। इसके अलावा कोई अन्य और चारा नहीं। तो इस चौथे पेपर के डिस्कशन से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा उत्तर को लिखते कैसे हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं आता जो आपके लिमिट के बाहर का हो। हाँ, टफ जरूर होता है, बट वो टफ भी इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें ये बातें समझ में आ जाए। तो उम्मीद है 1 घंटे के इस क्लास में बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपने सीखी होगी। तो अगले 30 क्लासों तक हमारा साथ रहने वाला है। फिलहाल चौथी क्लास में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।